नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। सो हमने एक डायपोल कंसिडर किया। दिस इज नेगेटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज। उनके बीच का डिस्टेंस 2a और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इस डायपोल से r डिस्टेंस पर हमने कहीं पॉइंट P कंसिडर किया जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करना है बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस और वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस डायपोल। सो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो इसकी फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। फील्ड हम निकालते कैसे हैं, पिछले वीडियोस में हमने इसके मेथड को डिस्कस किया था कि सपोज हमें इस पी पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से या इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस P पॉइंट पर हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज Q0 लेकर के आते हैं और देखते हैं इस पर कितना फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम इस टेस्ट चार्ज Q0 से डिवाइड कर देते हैं तो उस पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के इक्वल होती है। F इज इक्वल टू QE। सो जिधर डायरेक्शन फोर्स की होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो इस केस में प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर यहाँ पर हम कोई टेस्ट चार्ज Q0 अज्यूम करते हैं तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम दिस चार्ज। सो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक उसी तरीके से अगर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इसके ही इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंसेस सेम है, बट डायरेक्शन इस बार क्या होगी फोर्स की, ये माइनस क्यू चार्ज इस Q0 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये पूरा का पूरा डायपोल जो है वो वैक्यूम में रखा है। ये हम मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट बताता है कि ये पूरा सिस्टम या फिर ये दोनों ही चार्जेस का सिस्टम जो है वो वैक्यूम में है, इसलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं। अगर मीडियम कुछ और होता तो यहाँ पर उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाती या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता। Now this distance is a, this is also a, so this distance will be r square plus a square का root. So electric field at point P due to plus q charge is 1/4 pi epsilon naught. This is dielectric constant K, charge Q and divided by r square plus a square, and direction will be directed along BP. Similarly, electric field at point P due to minus Q charge is 1/4 pi epsilon naught charge Q divided by r square plus a square का के होल रूट का होल स्क्वायर, Q by r square plus a square, which is directed along PA. Now we can see that the magnitude of both the electric fields, that is the electric field due to negative charge and positive charge of the dipole, are equals. That is we can write here as. Now अगर हम फिगर में ध्यान दें तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसी थी, एक डायरेक्शन इधर थी और एक इधर थी। दिस इज E प्लस क्यू एंड दिस इज E माइनस क्यू, और इन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल लेंथ में शो करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर सेम है। सो इन दोनों ही वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, इनके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये दोनों ही साइड्स इक्वल हैं, AP और BP। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सपोज हमने इसको थीटा लिख लिया तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल्स, सो ये होगा 2 थीटा। इसको जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा थीटा। नाउ अब इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। E प्लस क्यू को देखते हैं तो इस दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। ठीक उसी तरीके से E माइनस क्यू का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। ये वाला कंपोनेंट होगा E माइनस क्यू, ये एंगल थीटा है तो साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे E माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा
E प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। अब इस फिगर से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये दोनों ही E प्लस क्यू और E माइनस क्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल्स हैं। साइन थीटा इक्वल है क्योंकि थीटा इक्वल है दोनों के लिए, तो ये दोनों टर्म्स क्या करेंगी, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। सो जो कॉम्पोनेंट्स बचेंगे वो बचेंगे ये दोनों कॉम्पोनेंट। सो द कॉम्पोनेंट्स ऑफ E minus q and E plus q normal to the dipoles will be cancel out, और जो कंपोनेंट्स बचेंगे वो क्या होंगे, पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस, और वो दोनों कंपोनेंट्स एड अप होकर के टोटल इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे पॉइंट P पर। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, हमने देखा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था इक्विटोरियल वो इस डायरेक्शन में था, और डाइपोल की डायरेक्शन है दिस इज डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। सो ये पी की डायरेक्शन थी और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें पी पॉइंट पर मिला वो उसकी डायरेक्शन इधर थी, तो ये दोनों ऑपोजिट है डायरेक्शन में। देयरफॉर वी कैन राइट ई इक्विटोरियल एज ई माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, और डायरेक्शन क्या देंगे हम, डाइपोल के डायरेक्शन के ऑपोजिट, दैट इज डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट। सो हमने डाइपोल के आगे यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया है। सो ये यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2e माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा पी कैप, क्योंकि यहां पर e माइनस क्यू इज इक्वल टू e प्लस क्यू। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और तो e क्यू की वैल्यू हम रख सकते हैं यहां पर, ई क्यू की वैल्यू थी 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर ये है, इस ट्राइंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं PAM। बेस की वैल्यू है a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर। तो हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर। यहां पर 2AQ को हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू A इंटू P इज इक्वल टू 2AQ। सो किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हमें R डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उसका एक्सप्रेशन ये होगा, जहां पर P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ सपोज वो P पॉइंट जो ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इस डाइपोल से वो P पॉइंट फार अवे लोकेटेड है, मतलब काफी दूर है, यानी कि R की वैल्यू यहां पर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू A। सो उस केस में इस एक्सप्रेशन से हम R स्क्वायर को अगर बाहर निकाल देंगे तो बाहर बचेगा R क्यूब, दैट इज माइनस 1/4πε0 P बाई आर क्यूब और 1/1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का 3/2। इस एक्सप्रेशन का जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट टर्म को हम इंक्लूड करके बाकी टर्म्स को छोड़ देंगे, क्योंकि बाकी टर्म्स में आर स्क्वायर आ रहा है और आर स्क्वायर की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये कि पूरा का पूरा टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो क्या होगा, माइनस 1/4πε0 P बाई आर क्यूब पी कैप। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगी। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। सो कोई डाइपोल दिया है हमें, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। बाय सेइंग शॉर्ट डाइपोल वी मीन दैट कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है, जो कि 2a है, वो बहुत छोटा होना चाहिए सो दैट ये पॉइंट डाइपोल की तरह बिहेव करे। तब उस केस में इसके एक्सियल लाइन पे, मतलब इस एक्सिस के अलाउंग, डाइपोल एक्सिस के अलाउंग किसी पॉइंट पर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, यानी कि इसके नॉर्मल जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उनका कंपैरिजन करना है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। सो अभी पिछले दोनों ही टॉपिक्स में हमने ये निकाला था कि R इज मच मच ग्रेटर देन A। जब R यानी कि ये पॉइंट, जिस एक्सियल पॉइंट या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इस डाइपोल की लेंथ से काफी बड़ा है, यानी कि उसके कंपैरिजन में ये डाइपोल की लेंथ जो है वो शॉर्ट है, तो उस केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सिंप्लीफाई करके निकाला था, दोनों ही केस के लिए, एक्सियल के लिए भी और इक्वेटोरियल के लिए भी।
सो उन्हीं को हमें कंपेयर करना है और देखना है कि उनके एक्सप्रेशन में क्या रिलेशन है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और इक्वेटोरियल पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। सो यहां से हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो इक्वेटोरियल पॉइंट के ट्वाइस है। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। दैट मीन्स कि ये एक डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है अगर ये, तो सपोज इस डाइपोल से ये r डिस्टेंस पर यहां पर कहीं हमें एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सेम r डिस्टेंस पर हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनके क्या रिलेशंस होंगे उनके बीच में, कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका 2 गुना होगा या 2 टाइम्स होगा। सपोज दिस इज E, देन दिस विल बी 2E इस पॉइंट पर। ये दोनों ही डिस्टेंसेस r हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। That is, we can say that the electric field of a short dipole at a distance along its axis twice the electric field at the same distance along the equatorial line. Next topic है torque on a dipole in an uniform electric field. सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड हों और इनमें हर एक पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो सेम हो। चाहे हम यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, कहीं पर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो हर जगह पर सेम होगी इस रीजन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्वली स्पेस्ड होंगे एक दूसरे से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अब हमने कहा कि एक डाइपोल लिया हमने और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये हमने डाइपोल लिया जिस पर -q और +q चार्ज है, उस डाइपोल की लेंथ है 2a। अब ये हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो हमने रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड के से कुछ एंगल पे रखा है। सपोज ये एंगल हमने ले लिया थीटा एंगल पे इसको हमने रखा है, तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा विच विल बी P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। नाउ सबसे इजीएस्ट थिंग जो हम जानते हैं वो ये है कि अगर हमने किसी भी चार्ज को उठा करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसा कि हम करते थे कि किसी टेस्ट चार्ज को ला करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे और देखते थे उस पर कितना फोर्स लग रहा है, फिर हम ये डिफाइन करते थे कि यहाँ पर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक वैसे ही हमने इस डाइपोल को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब कि ये दोनों ही चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और वो फोर्स क्या होगा, ये +q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर होगी उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। डिपेंड करता है चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में हम कह सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस Q चार्ज पर या -q चार्ज पर। सो +q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इधर डायरेक्टेड होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी +QE। और -q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा -QE। सो ये दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो क्या नेट फोर्स इस डाइपोल पर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर 0 होगा? हाँ होगा, क्योंकि टोटल फोर्स जो है वो इन दोनों फोर्सेस का सम होगा और ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। सो टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी 0 +QE -QE come out to be 0. So we can say that the net translating force on a dipole in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ही नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पर 0 हो रहा है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर नेट फोर्स 0 होने की वजह से कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन कहने से मतलब है कि
इसके अलोंग कुछ इस तरीके से कि डाइपोल यहां पर है और इन फोर्सेस की वजह से मूव होकर के कुछ यहां पर आ जाए, तो ऐसा कोई मोशन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस सम होकर के जीरो हो जा रही है। अगर ये फोर्सेस सम होने के बाद नॉन जीरो कोई वैल्यू आती तब वो फोर्स क्या करता है, इसको पुश करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराता। बट यहाँ पर टोटल फोर्स जीरो होने की वजह से किसी भी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है या फिर लीनियर मोशन नहीं हो रहा है जिसको हम बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं और इस डाइपोल के एंड्स पर या फिर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रही हैं, एंड बोले या फिर किसी दो डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रही हैं, एक ही पॉइंट पर नहीं लग रही हैं, तो इसकी वजह से ये डाइपोल जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा या फिर ये दोनों फोर्सेस मिलकर के एक कपल ऑफ फोर्स फॉर्म करेंगे जिसको हम टॉर्क कहते हैं। और वो टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करेगा। मतलब इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा लेकिन रोटेटरी मोशन इसमें होगा बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस। और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, हम इन दोनों में से किसी एक फोर्स को लेते हैं और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको लेते हैं। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क बताता है। सो इनके बीच में जो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा। क्योंकि एक फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, दूसरा फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हमने थीटा लिया है तो साइन थीटा अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 2a। सो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2a साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और यहां पर फोर्स क्या है, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स QE। सो QE इंटू 2a साइन थीटा विल बी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। So torque is either force into perpendicular distance between the two forces, that is QE into 2a sin theta। Q into 2a को हम अगर एक साथ लिख लेंगे तो ये क्या है, वेक्टर P जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और E sin theta को हमने एक साथ लिख लिया, E sin theta को हमने एक साथ लिख लिया। So we can write torque as P sin theta। Now we can write it as P cross E। So torque क्या है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, PE साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, जब भी कोई वेक्टर किसी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो उस केस में इस वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो इन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, 3 डायमेंशनली इसको इमेजिन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज आप जिस भी स्क्रीन में इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, उस स्क्रीन के प्लेन में है और P जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको आप अज्यूम कर सकते हैं आपके स्क्रीन के पीछे की तरफ, स्क्रीन से परपेंडिकुलर पीछे की तरफ। और तो फिर उस केस में टाउ की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों ही डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होगी। सो इन दोनों ही डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, एक तो अपवर्ड की तरफ और एक डाउनवर्ड की तरफ। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो कि बताता है कि सपोज E की डायरेक्शन इधर है इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और P की डायरेक्शन इस स्क्रीन में अंदर की तरफ है कुछ इधर। सो उस केस में टाउ की डायरेक्शन क्या होगी, सो जिस टाउ जो है यहां पर टॉर्क वो P क्रॉस E है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का कर्ल है। सो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड स्क्रू रूल बताता है कि हम जो इसमें से पहला वेक्टर है दैट इज P, इसकी तरफ अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को करेंगे, अपने थंब को छोड़ करके बाकी 4 फिंगर्स को इस P की तरफ करेंगे, मतलब इधर की तरफ अपनी हथेली की उन 4 फिंगर्स को जिसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ किया हुआ है उसको हम कर्ल करेंगे या फिर मोड़ेंगे E की तरफ। सो जब हम उसको E की तरफ मोड़ेंगे तो थंब की डायरेक्शन हमें टाउ का डायरेक्शन बताएगा। सो राइट हैंड स्क्रू रूल यही बताता है। सो इस केस में जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने P की तरफ अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को किया जो कि स्क्रीन के अंदर की तरफ या स्क्रीन के पीछे की तरफ, और अब हम स्क्रीन के प्लेन में अपने चारों फिंगर्स को कर्ल करेंगे
तो थंब की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड, मतलब इधर, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, प्लेन ऑफ द स्क्रीन के अंदर, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो जो टॉर्क इस डायपोल पर लग रहा है वो करता क्या है, वो टॉर्क या कपल ऑफ फोर्स जो है इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इसके डायरेक्शन में ओरिएंट करता है। मतलब जब हमने इस डायपोल को उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये टॉर्क क्या करेगा, इनके बीच के एंगल को रिड्यूस करेगा, मतलब कि इसको ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। ऐसे है डायरेक्शन, इसको कोशिश करेगा कि ऐसे आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ ऐसे ओरिएंट हो जाए, मतलब इसका ओरिएंटेशन क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाए, तो थीटा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और 0 हो जाएगा। सो अगर हम यहां देखें टॉर्क के एक्सप्रेशन से PE साइन थीटा, यहां पर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि 1 होती है। सो PE व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। दैट इज ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। उस केस में इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ऑपोजिट फोर्सेज है वो मैक्सिमम होंगे, क्योंकि इस केस में ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ये डायपोल अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए ये टॉर्क क्या करेगा, इसको ओरिएंट करना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिससे कि ये स्टेबल हो जाए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। नेक्स्ट है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बार डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रख करके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, सपोज ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये हम इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना जानना है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होती हैं, कुछ इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर की तरफ, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इन अलग अलग पॉइंट्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं तो वो इक्वल नहीं है। यहां से हम बता सकते हैं कि सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और यहां कहीं C पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पर जो है वो B से कम है और B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो C से कम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, फिर इस पर है, एंड देन इस पर सबसे कम है। नाउ अगर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, या कुछ ऐसे, तो हमें पता है इस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, यहां इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो यहां पर फोर्स ज्यादा होगा और यहां पर फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स इस केस में 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स इस केस में बचेगा। दैट इज कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और टॉर्क तो हम जानते हैं कि इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, बट यहां पर जो टॉर्क होगा टाउ P इंटू E, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से वो फंक्शन नहीं था किसी वेरिएबल का, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन है R का, पोजीशन का या डिस्टेंस का, जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इस केस में टॉर्क जो है वो P क्रॉस E फंक्शन ऑफ R होगा। R क्या है, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द डायपोल, मतलब किसी भी पॉइंट से जहां से हम मेजर कर रहे हैं वहां से इसकी डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डायपोल की डिस्टेंस, वही क्या है, पोजीशन वेक्टर है।